माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10वीं कक्षा के पोएट्री के फर्स्ट लेसन का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको हम लोग हल करेंगे। तो डेस्कटॉप स्नो, जिसका हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन बहुत ही पहले अपने इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। जिन छात्रों ने अभी तक इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखा, इसका अध्ययन नहीं किया है, तो हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग इसका अध्ययन कर सकते हैं। और डेस्कटॉप स्नो के जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। और चूँकि अध्ययन करना हम लोगों को आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, तो छात्रों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। छात्रों, हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ शुरू है, हु शूक डाउन द हेमलॉक ट्री। हु शूक डाउन द हेमलॉक ट्री। धतूरे के पेड़ को किसने हिला दिया? तो ऑप्शन इसमें देखिए क्रो, ऑप्शन नंबर ए में क्रो, ऑप्शन नंबर बी में कुकू कोयल, मैना, ऑप्शन नंबर सी में देखिए मैना, ऑप्शन नंबर डी में पैरट। तो आपने यदि इस पोएम का अध्ययन किया है तो इसमें सिर्फ एक ही चिड़िया का उल्लेख किया गया है, तो वो चिड़िया है क्रो। तो निश्चित रूप से ऑप्शन आपका जो है ए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। व्हाट फेल ऑन द पोएट। व्हाट फेल ऑन द पोएट। कवि के ऊपर क्या गिरा? ऑप्शन नंबर ए में डस्ट ऑफ ट्री, पेड़ के कण। ऑप्शन नंबर बी डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण। ऑप्शन नंबर सी डस्ट ऑफ रेन, वर्षा के कण। ऑप्शन नंबर डी डस्ट ऑफ क्रो, कौवा के कण। तो निश्चित रूप से पोएट के ऊपर जो गिरा था वो बर्फ के कण गिरा था, और वो कौवे ने गिराया था किसके ऊपर से? हेमलॉक ट्री के ऊपर से। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इन व्हाट मूड वाज द पोएट अर्लियर। कवि जो है पहले किस अवस्था में था, किस मनोदशा में था? तो पहला ऑप्शन नंबर ए जो है प्लीजेंट, प्रसन्न मुद्रा में था। ऑप्शन नंबर बी हैप्पी, खुश था। ऑप्शन नंबर सी सैड, ऑप्शन नंबर डी गुड, दुखी, अच्छा। तो आपका ऑप्शन जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि पहले जो पोएट था वो दुखी मनोदशा में था, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही होता है। अब छात्रों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ द स्नो ऑन द पोएट। कवि के ऊपर बर्फ के कण गिरने का क्या प्रभाव पड़ा? कवि के ऊपर बर्फ के टुकड़ों का गिरने का क्या प्रभाव पड़ा था? तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए चेंज्ड हिज मूड, उसकी मनोदशा बदल दी। चेंज हिज लक, उसकी भाग्य बदल दी, किसकी? पोएट की। चेंज हिज जॉब, उसकी नौकरी बदल दी या उसका कार्य बदल दिया। चेंज हिज कलर, उसका रंग बदल दिया। तो बर्फ के कण कवि के ऊपर गिरने से क्या होता है? कवि की मनोदशा बदल जाती है। तो ऑप्शन नंबर सही होगा आपका ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट। कवि का क्या बच गया था? क्या बचा था देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ क्रो, कौवा। ऑप्शन नंबर बी ट्री, ऑप्शन नंबर सी स्नो, और ऑप्शन नंबर डी सम पार्ट ऑफ द डे। तो यदि आपने इस पोएम का अध्ययन किया है तो निश्चित रूप से आप तुरंत इसको समझ जाएंगे कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, क्योंकि कवि जो है पहले दुखी मनोदशा में था, लेकिन जो घटना हुई, घटना की वजह से कवि के दिन का कुछ हिस्सा क्या होता है? बच जाता है। किससे बच जाता है? दुखी होने से। तो ऑप्शन नंबर डी सही होता है।
अब छात्रों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द पोएट सेज ऑफ ए डे आई हैड रूड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूड। तो रूड का अर्थ पूछ रहा है आपसे। तो रूड का अर्थ होता है दुखी होना। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए 4 ऑप्शन हैं। तो ruined, ruined मीन्स क्या होता है, बर्बाद होना। हेल्ड इन रिग्रेट मतलब पश्चाताप करना। रूल्ड शासन करना। कंकड़ विजय प्राप्त करना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी सही होता है, क्योंकि कवि जो है दुखी रहता है और उसके बाद वो पूरे दिन दुखी रहता अगर ये घटना नहीं हुई होती। तो ऑप्शन नंबर बी, इस बात का उसे पश्चाताप था। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। इस कविता का राइम स्कीम क्या है। इस कविता का राइम स्कीम क्या है। तो राइम स्कीम का अध्ययन करने के लिए वैसे तो ऑप्शन बताया जा सकता है ऑप्शन कौन सा है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए छात्रों में पूरी कोशिश करूंगा कि राइम स्कीम कैसे होता है, किस तरह से तैयार होता है, कैसे हम जानते हैं, कैसे इसको समझ पाएंगे। तो इसके लिए हमें जो है स्टूडेंट्स आपको चलना पड़ेगा पोएम पर। तो पोएम पर चलते हैं और उसके बाद अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि राइम स्कीम हमारा कैसे बनेगा, सही ऑप्शन क्या होगा। तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं और फिर उम्मीद है कि आपको भी समझ में आएगा। कोशिश करूंगा पूरी ताकि आप भी समझ जाएं। तो स्टूडेंट्स हम लोग आ गए हैं पोएम पर, और पहले जो है हम लोग इसमें देखिए 8 लाइन की पोएम है और इसमें कुल 2 स्टेंजा हैं। तो पहले स्टेंजा की 4 पंक्तियों को हम बड़े ध्यान से देखेंगे और इसमें देखना ये होता है कि जो इसमें लाइनें हैं, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, और इसके जो लास्ट वर्ड हैं वो कौन कौन से वर्ड एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। मतलब मैच करने का मतलब ये होता है कि उनकी जो ध्वनि है, उनकी जो ध्वनि है वे एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। कैसे, जैसे देखते हैं पहली लाइन में देखिए लिखा हुआ क्रो, क्रो, दूसरे में लिखा हुआ मी, तीसरे में लिखा हुआ स्नो, चौथे में ट्री। तो इसको यदि हम मैच करते हैं, देखिए क्रो, क्रो स्नो, क्रो और स्नो दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। तो चूंकि ये पहली लाइन का हम लोग मैचिंग करने जा रहे हैं, इसलिए पहली लाइन के लिए हम लोग लेते हैं ए। तो क्या है, ए, ए को लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं ए, ठीक है। और ए के साथ बी का मैच, सी का मैच हो रहा है, सी का नहीं सॉरी, तीसरी लाइन का मैच कर रहा है क्रो स्नो, इससे मैच कर रहा है तो इसको भी ये लेंगे। अब बाकी बचा हुआ है दूसरी लाइन और चौथी लाइन। तो ये देखिए मैच कर रहा है ये मी ट्री, मी ट्री मैच कर रहे हैं ये। तो ए जो मिल रहा था ये को हमने लिख लिया। अब ये दोनों अलग हैं, एक दूसरे से अलग हैं, मतलब क्रो और स्नो ये एक दूसरे से मैच कर रहे थे इसलिए इनको ये लिखा, और मी और ट्री एक दूसरे से मैच कर रहे हैं तो इनको लिख लेंगे बी, बी, ठीक है। अब चलिए देखते हैं दूसरा स्टेंजा। इसमें देखिए हार्ट, मूड, पार्ट, रूड। तो इसमें हार्ट पार्ट ये दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, लेकिन ये चारों पंक्तियों के जो शब्द हैं, जो इनका प्रोनाउंसिएशन बन रहा है वो चारों से अलग हैं। तो ए ले चुके हैं हम, बी ले चुके हैं, तो जब ये सबसे अलग हैं तो इनको हम ले लेंगे सी, सी हो गया। अब हार्ट पार्ट ये दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं तो इनको हम ले लेंगे सी। अब देखिए बाकी ये जो लाइन है दूसरे स्टेंजा की दूसरी और चौथी, मूड रूड, मूड रूड ये मैच कर रहे हैं तो इनको हम लेंगे डी, ठीक है। अब देखिए ए बी सी डी कैसे हुआ, देखिए
पहले स्टेंजा में क्रो और स्नो एक दूसरे से मैच कर रहे थे, तो इनको हमने ए ले लिया। अब दूसरी और चौथी लाइन का मी और ट्री मैच कर रहे थे, तो इनको हमने ले लिया बी। अब आते हैं दूसरे स्टेंजा में, हार्ट पार्ट, चूंकि इनसे अलग थे इसलिए हम ना तो इनको ए ले सकते थे ना बी ले सकते थे, इसलिए हमको लेना पड़ा सी। क्यों? क्योंकि ये इनसे अलग थे। हार्ट पार्ट तो सी ले लिया, हार्ट पर आपका सी हो गया और पार्ट सी हो गया। उसके बाद आते हैं दूसरी और चौथी लाइन में, तो दूसरी और चौथी लाइन में मूड रूड एक जैसे हैं, एक जैसे तो हैं लेकिन सबसे भिन्न है, इसलिए हमको डी लेना पड़ा, तो डी ले लिए, डी डी। अब आपका राइम स्कीम क्या बना? ए बी सी डी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग ऑप्शन पर चलते हैं कि हमारा ऑप्शन सही बनता है कि नहीं। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। तो छात्रों, हम लोगों ने अभी पोयम में देखा, अब आइए देखते हैं ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन है। तो इसमें बी ए सी डी ए बी सी डी यही ऑप्शन हमें मिला था। हम लोग राइम स्कीम जब निकाले तो यही निकला था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही होता है। अब स्टूडेंट्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज इन द लाइन एंड सेव्ड सम पार्ट। तो इसमें देखिए एलिट्रेशन यानी कि अनुप्रास अलंकार, मेटाफर, रूपक, उपमा, ऑक्सीमोरन, सिमली। तो इसमें जो आपका अलंकार लागू होता है एलिट्रेशन। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए इसमें होता ये है कि एक ही जो है अक्षर की पुनरावृत्ति है, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति यदि बार बार होती है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए एस एक ही लेटर की पुनरावृत्ति बार बार हुई है, तो इसलिए यहाँ पर एलिट्रेशन यानी कि अनुप्रास अलंकार लागू होता है। ऑक्सीमोरन यानी कि विरोधाभास है, ये भी नहीं है। सिमली ये भी नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट। जो डस्ट ऑफ स्नो है यानी कि जो बर्फ के कण है वो क्या प्रस्तुत कर रहे हैं? हीलिंग पावर ऑफ नेचर, हीलिंग पावर ऑफ नेचर उपचार शक्ति, प्रकृति की उपचार शक्ति को प्रदर्शित कर रहा है। पार्टिकल्स ऑफ स्नो बर्फ के कण को प्रस्तुत किया गया है। कूल वेदर ठंडे मौसम को प्रस्तुत किया गया है। नॉन ऑफ द अबव इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पोएट जो है दुखी मनोदशा में रहता है और प्रकृति ने ही जो भी उसके अंदर बदलाव हुआ प्रकृति के द्वारा हुआ है, और वो फिर एक बार प्रसन्न मुद्रा में आ जाता है, उसकी मनोदशा बदल जाती है। तो इसलिए ऑप्शन आपका जो सही होगा वो हीलिंग पावर ऑफ नेचर, ऑप्शन नंबर ए सही होता है। अब स्टूडेंट्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज, ये किस चीज़ के प्रतीक हैं दोनों? तो क्रो और हेमलॉक ट्री ये दुख के प्रतीक हैं, सॉरो। जैसा कि आप जैसे कुछ चीज़ों को लोग ठीक नहीं मानते हैं तो वैसे कौवे को भी नहीं ठीक मानते हैं, और धतूरे का जो पेड़ होता है उसको भी ठीक नहीं माना जाता है। तो दोनों जो है दुख के कारक हैं ऐसा माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा। बाकी हैप्पीनेस बी नंबर में दिया हुआ, हैप्पीनेस खुशी, सेलिब्रेशन उत्सव, डेथ मृत्यु, तो ये सब नहीं, लेकिन ऑप्शन नंबर आपका ए सही होता है, क्योंकि ये दोनों जो है दुख के कारक होते हैं, दुख पहुंचाने वाले होते हैं। तो छात्रों आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, और जिन छात्रों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको लेसन या फिर जो क्वेश्चंस हैं बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, तो निश्चित रूप से आप इसको जो है कमेंट कीजिए।